Hello. Today I will discuss the human female reproductive system. So in the previous class I have discussed about the male reproductive system, spermatogenesis, hormonal control of spermatogenesis. Now in this part I will discuss female reproductive system. In the female reproductive system, the primary sex organ is ovary and secondary sex organs are fallopian tube, uterus, vagina, external genitalia, etc. Na? So first let's see the structure of ovary. Ovary is the primary sex organ. This is the complete structure of female reproductive system. In this part, this is ovary. This ovary is attached to the body wall. Ovary is ball-like structure, oval ball-like structure, approx 4 cm in length, and it is supported to the body wall with the help of ligamentous folds. These ligamentous folds, which supports the ovary to the body wall, is mainly mesovarium. Mesovarium is a part of broad ligament, and the mesovarium is part of broad ligament which supports the ovary to the body wall. यानी लिगामेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट. यहाँ पर एक लिगामेंट है जिसके थ्रू ओवरी हमारा सपोर्टेड है, एब्डोमिनल वॉल में अटैच्ड है, और ये जो यहाँ पर ओवरी को सपोर्ट करता है दिस इज मीजोवेरियम. ये क्या है? ये मीजोवेरियम होता है. ये दिखला रही हूँ यहाँ पर डायग्राम में, देखो ये मीजोवेरियम है, ये ओवरी. इस ओवरी के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये यहाँ पर oogenesis होगा. फीमेल सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल सिस्टम. मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है एंड पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद स्पर्मेटोजोआ सीधा डायरेक्टली रिलीज होता है. लेकिन फीमेल सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है. फीमेल सिस्टम में oogenesis का प्रोसेस कई बार इंटरप्टेड होता है और ये कई सालों तक होता रहता है. यानी बेबी के बर्थ से पहले oogenesis का प्रोसेस फीमेल फीटस जो मदर के उम्ब में ग्रो कर रही है उसके पास ये शुरू होता है. जब मदर 25th वीक के जेस्टेशन पीरियड में होती है उसी वक्त फीमेल चाइल्ड के ओवरी में oogenesis शुरू होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, यानी ओवम के पास स्पर्मेटोजोआ ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है. अगर स्पर्मेटोजोआ नहीं आता है तो फीमेल में oogenesis का प्रोसेस इनकम्प्लीट ही रह जाता है और कभी वो कंप्लीट नहीं होता जब तक स्पर्मेटोजोआ उस ओवम को पेनिट्रेट नहीं करता. यानी ओवा बनता ही नहीं है जब तक स्पर्मेटोजोआ का पेनिट्रेशन नहीं होता. तो ओवा एक डेवलपमेंट के स्टेज में रहता है जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं. हम लोग oogenesis को डिटेल में देखेंगे. यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. तो इस जगह पर ओवा का फॉर्मेशन होगा और ये ओवा से जो फॉर्मेशन होगा, ये जो ओवरी से फॉर्मेशन होगा ओवा का, ये ओवा यहाँ से एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकल जाएगा. जैसे ये ओवा बाहर निकलेगा, इस ओवा को पिक करने के लिए, पकड़ने के लिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लगे हैं. दिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज फैलोपियन ट्यूब. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज फैलोपियन ट्यूब. ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, यूटेराइन डक्ट भी कहते हैं. ये फैलोपियन ट्यूब को हम कुछ पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज इन्फंडिबुलम, सेकेंड पार्ट इज एम्पुला, थर्ड पार्ट इज आइस्थमस एंड फोर्थ इज यूटेराइन पार्ट. इन्फंडिबुलम फनेल के शेप का है. अगर आप इन्फंडिबुलम के स्ट्रक्चर को देखें तो द शेप ऑफ इन्फंडिबुलम इज फनेल. ये ऐसे फनेल के जैसा दिख रहा है. फनेल से भी स्ट्रक्चर है. फनेल मतलब ऐसा ऑयल सभी डालने के लिए यूज करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, फनेल कहते हैं. इसके टर्मिनल टिप पर आप देख रहे हैं ऐसे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस लगे हुए. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ इन्फंडिबुलम इज कॉल्ड फेम्ब्रेट. इसको हम लोग कहते हैं फेम्ब्रेट. तो इन्फंडिबुलम फनेल से भी स्ट्रक्चर है और फेम्ब्रे इसके टिप पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. इसका फंक्शन क्या है? तो जब ओवरी से ओवा एक्सोसाइटोसिस करके रिलीज होगा तो दिस फेम्ब्रे कैचेस द ओवा एंड पुशेस द ओवा इनसाइड द ओविडक्ट. ठीक है, उसको पकड़ता है और पकड़ के उसको ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालता है. ये ओवा यहाँ से चलता हुआ फैलोपियन ट्यूब के नेक्स्ट पार्ट में जाता है एंड नेक्स्ट पार्ट इज स्लाइटली swollen which is known as ampulla. और एम्पुला के बाद ये थोड़ा स्ट्रेट होता है जिसको आइस्थमस कहते हैं.
जहाँ पर एम्पुला आइस्टमस जंक्शन होता है, जहाँ से आइस्टमस ओपन होता है एम्पुला में, दिस पार्ट इज कॉल्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी यहीं पर स्पर्मेटोजोआ आता है ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। और फिर फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट हमारा यूट्रस में ओपन होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूटेराइन पार्ट। सो ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द ओवरी oogenesis occurs. Ovary is lined by germinal epithelium. Inside the germinal epithelium, a layer of tunica albuginea is present, and inside the tunica albuginea, ovarian stroma is present. Ovarian stroma is differentiated into two parts: ovarian cortex and ovarian medulla. Let's see the diagram how it appears. So this is ovary, and ovary contains an opening which is known as hilum or hilus. In the ovary, this lining is germinal epithelium. ये lining क्या है? तो this lining is made up of germinal epithelium. अब तक ऐसा माना जाता है कि germinal epithelium के cells oogenesis करते हैं और oogenesis करके ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू का सीथ होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का सीथ होता है। द सीथ ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। ये एल्ब्यूजिनिया डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसके अंदर जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा, और ओवेरियन स्ट्रोमा को हम लोग दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एक ओवेरियन कॉर्टेक्स और एक ओवेरियन मेडुला। ये ओवेरियन कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये ओवेरियन कॉर्टेक्स है, ओवेरियन कॉर्टेक्स, एंड दिस वन इज ओवेरियन मेडुला, ओवेरियन मेडुला। कई बार हम लोग कॉर्टेक्स मेडुला देखते हैं। कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट को कहते हैं, मेडुला अंदर वाले पार्ट को कहते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं, ब्रेन में भी देखा था, एड्रिनल ग्लैंड में कई जगह ऐसे दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इनर वाले को मेडुला, आउटर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो ये लाइनिंग बन गई जर्मिनल एपिथेलियम की। फिर इसमें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का एक लेयर चढ़ा। इसके बाद ये ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला में डिफ्रेंशिएट हुआ। जो ओवेरियन कॉर्टेक्स पार्ट है, दिस ओवेरियन पार्ट कॉर्टेक्स पार्ट कंटेन्स ऑल द फॉलिकल्स विच इज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ oogenesis, यानी oogenesis फीमेल में चल रहा है, तो वहाँ पर कई सारे स्टेजेस हैं oogenesis के। तो आपको जो भी फॉलिकल मिलेंगे वो सारे फॉलिकल आपको ओवेरियन कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मिलेंगे, ना तो ये इधर मिलेगा ना तो आपको मेडुला में मिलेगा। ऑल द फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ओवेरियन कॉर्टेक्स पार्ट। मेडुला में क्या होता है, तो मेडुला में यहाँ से हाइलम से होकर के मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करते हैं, यानी इसके अंदर में ब्लड वेसल्स और नर्व्स का जो नेटवर्क आता है, दिस इज present in the medulla part. It enters in the ovary through the hilum or hilus. It is an opening through which blood vessels and nerves enters and exits from the ovary. So let next see the structure of fallopian tube. Ovary क्या हो गया, ovary एक राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर हुआ, लगभग 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। ये ओवरी हमारे एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ा है एक बड़े से लिगामेंट से, जिसको हम लोग ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। इसका एक पार्ट, लिगामेंट का एक पार्ट जो कि ओवरी को सपोर्ट करता है बॉडी वॉल से, दैट इज मीजोवेरियम। मीजोवेरियम के थ्रू ये बॉडी वॉल से सपोर्टेड है। इनसाइड द ओवरी हमें कुछ लेयर्स दिखते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी का, उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इनसाइड द जर्मिनल एपिथेलियम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज प्रेजेंट, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर सेरिब्रम ओवेरियन कॉर्टेक्स है, और इसके अंदर में हमारा ओवेरियन मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये सीट है हमारा, यहीं पर सारे फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस में हमें दिखते हैं। इस जगह पर हमें कई सारे फॉलिकल्स ऑब्जर्व होंगे जो कई सारे स्टेजेस में होगा। और मेडुला वो पार्ट है जहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स और नर्व्स ओवरी के अंदर एंटर करता है हाइलम और हाइलस से होकर। अब इस ओवरी के अंदर oogenesis हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं कि ये ओवरी जब रिलीज करता है ओवा को, व्हेन ओवरी रिलीजेस ओवा,
तो एग्जोसाइटोसिस करके ये ओवा यहाँ से बाहर निकलता है, और जैसे ये बाहर निकलता है तो ओवरी के बाद नेक्स्ट पार्ट का काम शुरू होता है. नेक्स्ट पार्ट इज फेलोपियन ट्यूब. सेकेंड पार्ट इज फेलोपियन ट्यूब. तो ओवरी के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? फेलोपियन ट्यूब है. ये फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट. And this oviduct is differentiated into 4 parts. First is infundibulum. Second part is ampulla. Third part is isthmus. And fourth part is uterine part. कुछ नहीं है स्ट्रक्चर. इनफंडिबुलम के टिप पर, इसके टिप पर फिम्ब्रे प्रेजेंट होता है जो कि फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है. इसका फंक्शन है जब ओवम रिलीज होके आएगा तो दिस फिम्ब्री कैचेस द ओवम एंड पुशेस इट इनसाइड द ओविडक्ट. तो इनफंडिबुलम इज फनेल शेप स्ट्रक्चर. इट्स टिप कंटेन्स फिम्ब्रे. दिस फिम्ब्रे कैचेस द फिम्ब्रे. दिस फिम्ब्रे catches the ova and pushes it inside the oviduct. Ampulla is a slightly swollen part and isthmus is straight part. डायग्राम में देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा swollen है. This part is ampulla and this straight part is isthmus. जहाँ पर ampulla isthmus junction है, this ampulla isthmus junction is site of fertilization. Ampulla isthmus junction is considered as site of fertilization. Ampulla isthmus junction is called site of fertilization. इसको site of fertilization कहते हैं. यहीं पर ओवा वेट करता है ताकि स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज करे. लास्ट पार्ट इज यूटेराइन पार्ट, और ये यूटेराइन पार्ट यूट्रस में ओपन होता है. ये था स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब. अगर इस फेलोपियन ट्यूब के टीएस को हम लोग डिस्कस करें, अगर इस फेलोपियन ट्यूब का टीएस हम कट करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब शोज. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग. तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब शोज. अगर टीएस आप ऑब्जर्व करेंगे तो टीएस में आपको क्या दिखेगा? ऐसे फेलोपियन ट्यूब का ये ल्यूमेन होगा, फिर ये इसका मस्कुलर लेयर होगा, और इसके बाहर एक इसका प्रोटेक्टिव लेयर होगा. तो अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो ऐसे आपको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये ल्यूमेन दिखेगा, और इस ल्यूमेन की जो लाइनिंग बनी है, दिस ल्यूमेन लाइनिंग इज मेड अप ऑफ, दिस इज कॉल्ड म्यूकोसा. ये कहलाएगा म्यूकोसा. इन दिस म्यूकोसा 2 types of cells are present. Especially it contains ciliated epithelium. And few secretory cells are also present. In the mucosal lining of fallopian tube. Besides mucosa, it contains muscularis. This is muscularis layer. And muscularis is made up of smooth muscles. It contains smooth muscles. Last layer is serosa. It is outermost and obvious it is protective in nature and it is made up of peritoneum. Clear? तो ये था टीएस. अगर फेलोपियन ट्यूब का टीएस करेंगे तो टीएस में हमें 3 लेयर दिखेगा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा. म्यूकोसल लाइनिंग सिलिएटेड होती है. क्यों सिलिएटेड होती है? इस जगह पर सिलिया प्रेजेंट है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया इन द फेलोपियन ट्यूब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिलिया का होना. बिकॉज ओवा आर नॉन मोटाइल गैमेट्स. स्पर्मेटोजोआ के जैसा इसके पास फ्लैजेला नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होता है. तो इस ओवा को हमें पुश करना पड़ता है और पुश करके इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक लेकर जाना पड़ता है. तो इसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करवाने के लिए यहाँ पर सिलिया होता है. ये सिलिया बीट करते हैं और बीट करके इस ओवा को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ एम्पुला आइस्थमस जंक्शन है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं. तो दिस वाज एनाटॉमी ऑफ फेलोपियन
fallopian tube. Now let's see the structure of uterus. Third part is uterus. यूटरस को हाइस्टेरा या ओम्ब भी कहते हैं। लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा ये स्ट्रक्चर होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में हम फीटस को एकोमोडेट करते हैं। इस यूट्रस को स्ट्रक्चरली हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फंडस, मेन बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस, अपर सोलन पार्ट इज कॉल्ड फंडस, इट्स मेन बॉडी जहाँ पर बेबी ग्रो करता है, एकोमोडेट करता है, एंड सर्विक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। इस यूट्रस के जो 3 पार्ट हैं, फंडस, मेन बॉडी और सर्विक्स, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स लास्ट पार्ट होता है और इस पार्ट पर कुछ ये पार्ट ओपन होता है आउटसाइड वेजिना में और इसका एक हिस्सा ओपन होता है किसमें, यूट्रस के मेन बॉडी में। ये सर्विक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को करता है। जैसे यहाँ से ये सर्विक्स में सिर्फ म्यूकस ग्लैंड होते हैं, वेजाइना में कोई म्यूकस ग्लैंड नहीं होता। यहाँ से जो म्यूकस बनता है, दिस म्यूकस माइग्रेट्स इन म्यूकोसा टू लुब्रिकेट, माइग्रेट्स इन वेजाइना टू लुब्रिकेट इट। इस सर्विक्स में जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है, दिस म्यूकस फॉर्म्स म्यूकस प्लग, टाइट म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि ये बेबी को, फिटस को यहाँ पर ग्रो करवा सके अच्छे से। नेक्स्ट, ये यहाँ पर म्यूकस स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करता है और ये म्यूकस स्ट्रिंग गाइड करता है स्पर्मेटोजोआ को। कल प्रोस्टग्लैंडिन का फंक्शन सुन रहे थे कि स्पर्मेटोजोआ को गाइड करने के लिए यूटेराइन मूवमेंट होता है पेरिस्टॉल्सिस रिवर्स डायरेक्शन में। इसके साथ साथ यहाँ पर ये म्यूकस स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करता है, उस स्ट्रिंग को फॉलो करते हुए स्पर्मेटोजोआ इस रास्ते से आगे निकलता है। यहाँ पर म्यूकस का ये 2 फंक्शन हुआ। और सर्विक्स के पास सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके पास बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक फीटस ग्रो करेगा और लगभग 3.5 kg का फीटस का वेट इस पर पड़ेगा। और देखो इतना भारी ये स्फिंक्टर इस वेट के कारण खुल सकता है और खुल करके फीटस को डेवलपमेंट से पहले रिलीज कर सकता है, मिसकैरिएज हो सकता है मदर का। लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं कि ये आमतौर पर एक फीटस के वेट को आसानी से टॉलरेट करते हैं, जिसके कारण फीटस का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। हमारे पास जो इरेक्ट पोस्चर हमारा हुआ, इस इरेक्ट पोस्चर के कारण ह्यूमन बींग को इवोल्यूशन में बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिली, बहुत से इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे पास आए स्ट्रेट पोस्चर के कारण। लेकिन स्ट्रेट पोस्चर के कारण एक लॉस भी हमें हुआ, और वो लॉस ये था कि हम अपने यूट्रस में आमतौर पर 1 से ज़्यादा चाइल्ड को, फीटस को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्फिंक्टर उतने ज़्यादा, यानी जैसे कैट में, दूसरे मैमल्स में देखो एक बार में वो 5, 6, 10 भी बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारा बेबी एक बार में प्राय हम एक ही बेबी को प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। कभी कभी हमें ट्विंस होते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन है कि एक मदर के यूट्रस से 3 या 4 बेबी, वो एकदम एबनॉर्मल कंडीशन होता है और कोई भी बेबी उसमें हेल्दी नहीं रहता। तो हम एक बार में एक ही बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे जो फीटस हेल्पलेस होते हैं। ये 2 हमारे डिसएडवांटेज मिला है इस इरेक्ट पोस्चर के कारण। हेल्पलेस इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने फीटस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करवा सकते अपने यूट्रस में। जैसे जैसे वो जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उसका वेट बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण ये स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और ये स्फिंक्टर अगर लूज हो जाएंगे तो हमारा मिसकैरिएज हो जाएगा। इसलिए हम बेबी को बहुत अधिक डेवलप यहाँ नहीं होने देते। दूसरी बात, हम एक बार में एक ही बेबी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे एनिमल का जिसके पास कोट्रा पेटल लोकोमोशन होता है, 4 पैरों पे चलते हैं, तो उसका यूट्रस का वेट किस पर होता है, एब्डोमेन पर होता है, जिसके कारण वो एक बार में 4, 5, 10 बेबी को भी प्रोड्यूस करते हैं तो नुकसान नहीं होता। जैसे कैट, डॉग, इन सब में देखो क्वाड्रपेडल लोकोमोशन करने वाले काव में, बफेलोज में एक बार में एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं आमतौर पर। तो उसमें क्यों नहीं एक से ज़्यादा, क्योंकि उनका जो बेबी होता है वो हमारे बेबी की तुलना में बहुत बड़ा होता है।
तो वो अगर उतने बड़े बेबी को यूट्रस के अंदर रखते दिए, उसका एडवांटेज है क्यों वो उस लोकोमोशन में है तभी वो ऐसा कर सकता है। हमारा बेबी उतना बड़ा यूट्रस के अंदर में नहीं रह सकता। उनके बेबी बाहर डिलीवर होते हैं, 1-2 दिन के अंदर चलने फिरने घूमने फिरने लग जाते हैं। कभी नहीं देखा होगा ह्यूमन बेबी बर्थ के तुरंत बाद स्कूल जाने लग गया, घूमने फिरने लग गया, क्योंकि उसको ग्रो करने में बहुत समय लगेगा। हम बहुत छोटे से बेबी को प्रोड्यूस करते हैं और ये एक डिसएडवांटेज है हमारा इरेक्ट पोस्चर होने का। ठीक है, तो चलो इस यूट्रस के अंदर में हमारे पास क्या है, इस यूट्रस के अंदर में हमने बेबी को एकोमोडेट करवाया है। यहाँ पर सर्विक्स के पास मसल्स लगा है, एक्सटर्नल इंटरनल ओएस के फॉर्म में, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारे बॉडी के, जो कि फीटस के वेट को अलॉन्ग विथ एमनियोटिक फ्लूइड सारे वेट को ये टॉलरेट करता है, जिसके कारण बेबी का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इस यूट्रस का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो जैसे फैलोपियन ट्यूब का ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो आपको मिला म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। अगर टीएस कट करेंगे हम इस यूट्रस का, तो इस यूट्रस के टीएस में हमें 3 लेयर यहाँ पर भी दिखेगा। जो इनर लाइनिंग दिखेगी, दिस इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, और ये बीच का जो थिक लेयर है इसको हम लोग कहेंगे मायोमेट्रियम, और जो सबसे आउटर मोस्ट है इसको कहेंगे पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हाईली मस्कुलराइज्ड होता है, और जब भी मेंस्ट्रुएशन का फेज आने से पहले, अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्कस करेंगे कि सेक्रेटरी फेज होता है, जहाँ पर ये एंडोमेट्रियम के सेल्स पूरा ग्लैंडुलर हो जाते हैं, और ग्लैंडुलर होकर के टॉर्टुअस हो जाते हैं, तो टॉर्टुअस होकर के इस तरह से ये नॉब जैसे दिखने लग जाते हैं, जो कि नरिशिंग फ्लूइड का सेक्रेशन करता है, जिसको यूटेराइन मिल्क कहते हैं। इस पर नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, और मेंस्ट्रुएशन से पहले ये कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत अधिक बढ़ता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू आप क्या करेंगे, इसी ब्लड के थ्रू आप यहाँ पर फीटस को नरिश करेंगे। तो फीमेल सिस्टम में हार्मोन्स का रोल होता है, जिसके कारण यहाँ कैपिलरीज का नेटवर्क बढ़ता है, और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का थिकनेस बढ़ जाता है जब ओवा रिलीज होता है तब। लेकिन अगर ओवा अनफर्टिलाइज्ड रह जाए तो सारी कैपिलरीज यहाँ से टूट जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बॉडी से बाहर निकलती है इस वेजाइना से होकर के। तो ये एंडोमेट्रियम क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इसके पास है। मायोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, और यहाँ पर स्मूथ मसल्स में रिसेप्टर्स लगे हैं फॉर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब से सिक्रीट होता है, उसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं, जो बेबी के बर्थ के दौरान ऑक्सीटोसिन को रिसीव करता है, और इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को करके, जिसको लेबर पेन कहते हैं, लेबर के थ्रू बॉडी को, बेबी को, फिटस को यहाँ से बॉडी से बाहर डिलीवर करते हैं। बेबी को बॉडी से बाहर डिलीवर करने में सर्विक्स और वेजाइना का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेबी सर्विक्स और वेजाइना से होकर ही बॉडी से बाहर निकलता है, इसलिए सर्विक्स और वेजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। सर्विक्स एंड वेजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। ठीक है, पेरीमेट्रियम क्या है, इट इज आउटर मोस्ट, और आउटर मोस्ट है तो ये पेराइटल पेरिटोनियम का बना होगा, प्रोटेक्टिव है। हो गया, ये था यूट्रस। टीएस में क्या देखा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इस वेजाइना के पास अगर टीएस कट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनर मोस्ट लाइनिंग इज म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एडवेंटिशिया। यहाँ पर जो लेयर है उसको अरेंज करते हैं म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया इज आउटर मोस्ट, मस्कुलरिस इज थिक एंड म्यूकोसा इज इनर मोस्ट। लेकिन इसके म्यूकोसा लाइनिंग से कोई भी म्यूकस का सेक्रेशन नहीं होता। जो म्यूकस वेजाइना में होता है वो यहाँ से माइग्रेट करके, सर्विक्स का म्यूकस माइग्रेट करके वेजाइना में आता है। वेजाइना हमारा बाहर ओपन, एक्सटर्नल साइड में ओपन होता है, एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, जिसको वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। इस वेजाइनल ऑरिफिस के पास एक मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट होता है, दिस मेम्ब्रेनस लेयर इज कॉल्ड हाइमेन। इसको कहते हैं हाइमेन। दिस हाइमेन इज परमिएबल फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस हाइमेन से होकर मेंस्ट्रुअल फ्लो निकल सकता है, यानी फ्लूइड बाहर निकल सकता है, लेकिन ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को ये अंदर नहीं जाने आने दे सकता है। ये थोड़ा परफोरेटेड होता है, लेकिन ये हाइमेन हमारे पास पहले के समय में ये माना जाता था कि प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज द प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी इन फीमेल। लेकिन अब के कॉन्टेक्स्ट में ये हाइमेन के बारे में ये जाना जाता है कि ये हाइमेन हमारे पास बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज होती है, साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, इन सब को करने के दौरान ये हाइमेन हमारा ब्रस्ट कर जाता है, ये निकल जाता है यहाँ से,
और ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान ही ये हाइमन टूटे, बल्कि ये हाइमन ब्रेक करता है हमारा किसी और एक्सरसाइज, डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज या साइकिलिंग या स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी ये हाइमन हमारा टूट सकता है। इसलिए अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हाइमन इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी इन फीमेल। क्लियर? तो ये यहाँ पर वेजाइनल ऑरिफिस है, ये ओपन होता है जिस जगह पर वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट होता है जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।